रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके बीच में। आप सबका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम मन की आंखों से लेकर के। आप जानते ही हैं, ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो जज्बे को बताता है, जो जुनून को दिखाता है। और ख़ासकर ये प्रोग्राम इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज के वो लोग जिन्हें कहीं ना कहीं शायद समाज ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उस समाज ने अपनी काबिलियत के बल पर, अपनी योग्यता के दम पर अपना एक अलग मुकाम बनाया, अपना नाम किया। और आज वे साथी किसी से भी किसी भी रूप में पीछे नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दिव्यांग साथियों की। जी हाँ, कहने को हम इन्हें दिव्यांग कह दें, स्पेशल एबल्ड कह लें, कुछ भी कह दें, लेकिन हमारा ये मानना है कि योग्यता सब में होती है, काबिलियत सब में होती है, और किसी की शारीरिक अक्षमता के आधार पर उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, न ही रंग रूप के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ उसकी योग्यता के हिसाब से होनी चाहिए। तो आज आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो इस प्रोग्राम में हम आमतौर पर महिला साथियों से बात कम कर पाए हैं, और ऐसे में आज की हमारी मेहमान भी एक महिला हैं। और विशेष बात यह है कि उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है वो तो शायद महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए ही बहुत आसान नहीं होती है। चलिए, बहुत सारी भूमिका हो गई। आइए स्वागत करते हैं निकिता राउत जी का, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं। और निकिता जी की खूबी ये है, उनकी खासियत ये है कि वे सबसे कम उम्र में एजीएम के पद पर पहुंची हैं। जी हाँ, बैंक में एक पद होता है एजीएम का, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बाकी निकिता जी बताएंगी। चलिए, वेलकम निकिता जी इन दिस शो। थैंक यू सो मच। सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी निकिता जी, तो गलत तो नहीं कहा हमने? एजीएम नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा संदीप जी। एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं जी। और मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ, तो उसके बारे में हम और विस्तार से बात जी 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 निकिता जी, बिल्कुल। तो हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा अपनी लाइफ की जर्नी और आपके साथ कौन सी डिसेबिलिटी रही है, कैसे रही है, थोड़ा सा ये हमारे श्रोताओं को डिटेल में बताएंगे तो शायद और समझने में आसानी होगी। जी जरूर। सर्वप्रथम तो संदीप जी, मैं आपका रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया अपनी लाइफ के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में शेयर करने के लिए और अपने बारे में कुछ बताने के लिए लोगों से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपने सुनने वालों से, इस परिवार से आज मुझे जुड़ने का मौका मिला है। तो उसी के साथ, जैसा आपका पहला प्रश्न है जो आपने मुझसे पूछा कि मैं अपनी लाइफ हिस्ट्री बताऊं, आपको थोड़े से अपने बारे में बताऊं। तो संदीप जी, हम आज से ठीक 35.5 साल पहले चलते हैं, जब मेरा जन्म हुआ था, है ना। इनफैक्ट जन्म से थोड़ा सा पहले के बारे में भी मैं बता दूं। मेरे माता पिता जो है बेसिकली मिडिल क्लास पंजाबी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुंबई में ही सेटल थे। मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और जैसे वो मेरे माता पिता तो ठीक थे, हम दो हमारे दो वाले कॉन्सेप्ट में खुश थे, है ना। जी, 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 जी। लेकिन आप सब जानते हैं 80s के डेकेड में यही सब था जी।
हाँ 80s डेकेड में ये सब था। Yeah. लेकिन 80s और उससे पूर्व के डेकेड में एक ये भी था कि बेटा होना जरूरी है। Right. ये बड़े बड़े बुजुर्गों का ये आदेश हुआ करता था उस समय पे। जी। और उसी आदेश का परिणाम है जो आज मैं उनके फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। दो इंदिरा गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर। yes, yes. So my parents, planned me as a third child. उन्होंने मुझे प्लान किया। तो जी एक तो सबसे बड़ा झटका मेरे फैमिली मेंबर्स को, मतलब पेरेंट्स को नहीं, बट जो बड़े बुजुर्गों ने ये आदेश दिया था कि तीसरा बच्चा बेटा होना चाहिए, जो ये मान करके चल रहे थे कि बस अब तो वो जो हम चाहते हैं वही होगा। जी बिल्कुल। तो उनके लिए ये एक पहला झटका ये लगा कि ये तो तीसरी भी बेटी हो गई। ठीक है। और फिर कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, लगभग अराउंड 7-8 महीनों बाद, ये जब मेरी फैमिली को पता चला कि बेटी तो हो गई, ठीक है, लेकिन बेटी के साथ समस्या ये है कि इसकी आंखें तो हैं, लेकिन उन आंखों में रोशनी ही नहीं है। ओह माय गुडनेस जी। है ना। तो बेसिकली मैं बचपन से ही, जन्म से ही मैं दृष्टिबाधित हूँ पूरी तरह से। और बहुत बहुत ये शॉकिंग रहा मेरे माता पिता के लिए, मेरी फैमिली के लिए। बहुत ही स्लीपलेस नाइट्स एंड अपसेटिंग डेज उन्होंने निकाले हैं। और देवी देवताओं के चक्कर। हाँ, देवी देवताओं के चक्कर, हॉस्पिटल्स के चक्कर, डॉक्टर्स के चक्कर, जो भी जिसने भी जहाँ बताया मेरे माता पिता को कि वहाँ मुझे ले जाइए, वहाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, वो सब जगह ले गए मुझे जी। और फिर भी मेरे माता पिता जो हैं, क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं, बहुत बड़ी ताकत रहे हैं मेरी, उन्होंने शुरू से ये मन में ठान लिया था कि कोई बात नहीं, ये भगवान की देन है, इसको हमारे घर आना था किसी ना किसी बहाने से। तो जैसे हमने अपनी बड़ी 2 बेटियों की हम परवरिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम इस बच्ची की भी परवरिश करेंगे। कोई बात नहीं, अगर ये चुनौती है कि ये देख नहीं सकती, तो इसका कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई वे आउट जरूर होगा जी। बहुत मुश्किल था मेरे पेरेंट्स के लिए। उनकी इंटेंशन तो बहुत क्लियर थी कि इक्वल ट्रीटमेंट देना है, एक सा व्यवहार करना है मेरे साथ, लेकिन कैसे करना है वो पता नहीं था। जैसे कि वो चाहते थे कि मैं भी एजुकेशन लूं, पर किसी ने कह दिया ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवा दो, किसी ने कह दिया कि घर पे ही रह के पढ़ा लो, किसी ने कह दिया हॉस्टल में भिजवा दो। तो क्या करना है, उस समय तो अवेयरनेस भी इतनी नहीं होती थी। अभी तो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी अवेयरनेस है, लेकिन उस समय पे तो जानकारी भी इतनी नहीं होती थी। फिर भी किसी के कहने पर एक बार मेरे माता पिता, जब मैं 3-3.5 सालों की थी, मुझे ले गए किसी ब्लाइंड हॉस्टल में दाखिला दिलाने के लिए जी। और वहाँ की जब उन्होंने स्थिति देखी उस ब्लाइंड हॉस्टल की जी, तो वो इतना ज्यादा वो लोग अपसेट हुए, इतना करुणाजनक थी वहाँ की स्थिति कि मेरी माता जी जो है वो ऑलमोस्ट वो दृश्य देखने के बाद 15 दिन तो वो ही बेड पे पड़ी रही। ये आप मुंबई की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं मुंबई की बात कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे उस संस्थान की रिस्पेक्ट बनाए रखनी है, तो हॉस्टल का नाम नहीं लूंगी। ना नो प्रॉब्लम। लेकिन एक मुंबई जो महानगर जिसे हम कहते हैं, वो तो तब भी महानगर ही था। तब भी महानगर ही था। तो फिर उसके बाद बहुत स्कूलों में पूछताछ की। हर एक स्कूल जो होता था वो यही कह देता था कि आपकी बेटी बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज अ वेरी शार्प चाइल्ड, लेकिन हम इसको नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये ब्लाइंड है। तो बहुत निराशा हुई उन्हें शुरुआत में। फिर एक जैसे होता है ना कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान ने एंजल के रूप में, एक फरिश्ते के रूप में, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, NAB, तो उससे मेरे माता पिता का संपर्क करवाया। और NAB के उस समय एक पॉलिसी ये हुआ करती थी कि जितने भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको जहां तक पॉसिबल हो उन्हें इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी कि बाकी नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाए। वेरी नाइस। तो उसी तहत मेरा भी एडमिशन हुआ एक स्कूल में जो मेरे घर के थोड़ी दूर था।
और मैं पहली ब्लाइंड स्टूडेंट थी उस स्कूल में। बहुत डिफिकल्टी हुई शुरुआत में जी, बहुत चैलेंजेस हुए। ब्रेल लिपि मैंने सीखी। ब्रेल लिपि मैं दर्शकों को बता दूं, सुनने वालों को बता दूं, वो लिपि होती है जिससे हम पढ़ाई करते हैं, स्पर्श करके हम ABCD जो अल्फाबेट्स है उनसे अपनी उंगलियों से स्पर्श करके हम पढ़ाई करते हैं। बिंदु होती है बेसिकली उस लिपि में, तो वो सीखी। मेरी माताजी ने मेरे लिए ब्रेल लिपि सीखी। और स्कूल में क्योंकि बाकी बच्चे ब्लाइंड नहीं थे और मेरी टीचर्स को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था ब्लाइंड बच्चे के साथ उसको पढ़ाने का, तो स्कूल में तो मैं केवल सुन के सब चीजों को ग्रास्प करती थी, ठीक है। और एग्जाम में राइटर के माध्यम से देती थी। राइटर वो व्यक्ति होता है जो आपके लिए, आप बोलते हैं और वो पेपर आपके लिए लिखता है। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते मेरी स्कूल की जर्नी जो है वो आगे बढ़ती रही। संदीप जी, मैं अपने श्रोताओं को ये बताना जरूर चाहूंगी कि चाहे मैं उस समय छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन भगवान ने शायद मुझे ये शक्ति दी थी, ये समझ दी थी कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ, मेरे में एक अगर कमी है तो मुझे किसी तरह अपने आप को इस काबिल बनाना है कि वो कमी कभी दुनिया को कमी महसूस ही ना हो। क्या बात, और बहुत खूब। और मैं जानती थी, थैंक यू, धन्यवाद। और ये किस एज की बात बता रही है मैम आप, जब आपको ये शायद रियलाइज हुआ होगा? ये शायद मुझे संदीप जी कुछ हो सकता है 7-8 सालों की उम्र में ही रियलाइज के आसपास, 92-93 के आसपास, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चाइल्ड थी। मैं हर छोटी बात पे रो देती थी, क्योंकि उस समय तो लोग भी चिढ़ाते थे, बच्चे भी चिढ़ाते थे, यू नो, कि अरे तुम अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम घर रहो, और बहुत सी बातें सुनने मिलती थी। लेकिन उस समय समझ सकते हैं कि क्या माहौल रहा होगा जी। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी बात पता चल गई थी कि ब्लाइंडनेस क्या होता है, ये तो मैं नहीं समझ पाई थी ठीक से। लेकिन हाँ, मुझे ये एहसास जरूर हो गया था कि मुझे बाकी बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी है। तो मुझ में एक जिद थी, एक एक एक्साइटमेंट थी, एक एंथुजियाज्म जिसको कहते हैं, वो था कि मुझे सबके साथ चलना है और सबसे अव्वल रहना है जी। और मैं इसी चीज को सीरियसली लेते हुए पढ़ाई में बहुत ध्यान देती थी, और हमेशा मुझे क्लास में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मुझे हमेशा फर्स्ट रैंक मिलता था, हमेशा। और मेरे माता पिता का, थैंक यू, माता पिता का बहुत सहयोग रहा है। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, इनका बहुत मेरा एक क्वेश्चन बीच में मैं पूछने वाला था, लेकिन बिल्कुल उसका थोड़ा बहुत जवाब मुझे मिल गया जब आपने ये कहा कि आपकी मम्मा ने भी ब्रेल सीखी। मैं एक्चुअली पूछना चाह रहा था कि एजुकेशन के मामले में आपके पेरेंट्स की क्या स्थिति थी? मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, मतलब मम्मी समझ लीजिए ग्रेजुएट हैं, पापा भी इंजीनियर हैं, सो एजुकेटेड हैं। बट अगेन ये भी है कि वो बहुत ज्यादा मॉडर्न फैमिली से नहीं थे, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगी कि NAB ने बहुत रोल प्ले किया, अच्छा। और साथ ही में मुझे कुछ पर्सनल ट्यूटर्स और स्कूल के टीचर्स वगैरह, उनका कोऑपरेशन मुझे बहुत अच्छा मिला। तो चाहे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, लेकिन उनमें इतनी समझ डेफिनेटली है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक हो रहा है, मुझे कहाँ दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उस चीज को सॉर्ट आउट करना है जी। और साथ ही साथ संदीप जी, ये पढ़ाई का तो एक चैलेंज था ही था, साथ ही में मेरे जो आंखों की जो मेरी प्रॉब्लम है उसके भी अलग अलग ट्रीटमेंट्स चल रहे थे। कभी आयुर्वेदिक, कभी 5 साल की उम्र में मैं एक्यूपंक्चर, जिसमें सुइयां लगती हैं, वो ट्रीटमेंट लिया करती थी। फिर कभी कोई जड़ी बूटियां बता देता था आंखों में, कोई आयुर्वेदिक। तो क्योंकि जो मेरी प्रॉब्लम है आईज की, वो ये प्रॉब्लम है जिसमें ऑप्टिक नर्व्स, जो नसें होती हैं जो आंखों को दिमाग से जोड़ती हैं, वही नसों में खून का संचार नहीं है, वही नसें डेड है। तो अच्छा, एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हो उसको, और उसको थोड़ा चैलेंज भी कह सकते हो कि मुझे देखने से ये कभी पता नहीं चलता कि मैं दृष्टि बाधित हूँ। मेरी आंखें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या बात तो आंखें नॉर्मल हैं तो जाहिर सी बात है, मतलब जो शारीरिक बनावट है आपकी वो भी बहुत ठीक ठाक रही होगी।
जी मतलब मैं कोशिश तो ये रखती हूँ कि बिल्कुल अपडेटेड रहूं, अप टू डेट रहूं। हम इस बारे में भी बात करेंगे, चर्चा जी जी करेंगे, जरूर। क्योंकि तो मैम ये मेडिकल साइंस में जो आपकी आंखों की जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोल सकते हैं उसको, ऑप्टिक डिसऑर्डर? ऑप्टिक नर्व्स आर डेड, यस। ओके ओके ठीक है। यस यस यस। मैम जी। तो अभी लेकिन वही है, जो ट्रीटमेंट तो हमेशा चलता रहा। डॉक्टर्स ये कहते रहे कि अभी इस पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जी ऑपरेशन भी हुआ, जी लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट अभी तक नहीं सामने आया। जी तो जी जी जब मुझे कोई कहता है, जब मुझे कोई पूछते हैं आज, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग, जी तो मुझे जब कोई पूछते हैं कि अगर आपकी आंखें आ जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, तो मैं जो हूँ ना, मैं ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूँ, जी एचआर प्रोफेशनल जी हूँ जी जी बैंक ऑफ बड़ौदा में, और ट्रेनर भी हूँ। तो मैं हमेशा, मेरा एक ही जवाब रहता है कि देखो, अगर मैं एचआर की भाषा में समझाने जाऊं तो मैं ये कहूंगी कि आई एम एनीवेज ड्राइंग। मेरे को अभी वैसे ही बहुत अच्छी पगार मिल रही है, पगार में मेरा मतलब है पैसों से नहीं, जी जिंदगी से है। या बहुत अच्छी मतलब पगार जो मिल एक रही एक है ऑनर जो मिल रहा है आपको, और जी। आपने जो मुकाम बनाया है, शायद जी कहीं ना कहीं उसके लिए तो डिसेबिलिटी को भी एक रोल मान सकते हैं ना, एक पार्ट मान जी सकते हैं। जी। जी तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे अभी तो बहुत अच्छी पगार मिल रही है, अगर मेरी आंखें आ जाती हैं जी तो बहुत ज्यादा फर्क मेरे व्यक्तित्व में नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको मानूंगी कि वन टाइम बोनस मिल गया मुझे, बस। तो जी 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 ये है। फिर जी हम आगे चलते हैं, जो आपने क्योंकि मुझे कहा है अपनी लाइफ को विस्तार से बताने के लिए, जी। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस रही, कुछ महत्वपूर्ण हाँ, जो श्रोताओं पड़ाव के लिए भी रहे। थोड़ा जी मोटिवेटिंग हो सके, ऐसी जी। कोई बात आप तो बताना चाहें? जी जी जी, तो स्कूल में तो मैं मतलब चैलेंजेस आते गए, प्रॉब्लम्स आती गई, और मैं उसको सॉल्व करती रही, या हिम्मत भगवान मुझे देते रहे। फिर 10th स्टैंडर्ड में एसएससी में जब मेरा रिजल्ट आया, तो मैं मेरिट होल्डर थी, मेरिट रैंकर थी, क्या और मैं बात है। बहुत ज्यादा, हाँ, यस, और जी मैं बहुत ज्यादा श्योर थी, डिटरमाइंड थी कि मुझे आगे चल के या तो बिजनेस वुमन बनना है, या किसी बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पोजीशन पे मुझे अपने आप को पाना है, अपने आप को देखना है। तो जिसके लिए मुझे था कि मैं कॉमर्स क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहूंगी। अब जब मेरी 10th स्टैंडर्ड की रिजल्ट्स आए, मेरे मार्क्स तो अच्छे थे, मुझे कॉमर्स में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने, सबने कहा कि कॉमर्स क्योंकि आप देख नहीं सकते, तो कॉमर्स लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आप नहीं कर पाओगे, उसमें अकाउंट्स होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, जी जी और जी क्योंकि आप वैसे भी थियोरी में बहुत अच्छे हो, तो आप आर्ट्स ले लीजिए। ओके अब उस समय मैं इतनी मैच्योर तो नहीं थी कि इतना बड़ा डिसीजन सबके अगेंस्ट जाके खुद से ले सकूं, तो जी। मैंने सबकी बात मान के आर्ट्स स्ट्रीम को चुना। 11th 11वीं स्टैंडर्ड में। 12वीं, यस। सो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड मैंने आर्ट्स में किया। 12th में भी मुझे मेरिट रैंक मिला था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर एहसास हो रहा था मेरे अंदर टीज थी में मन कि में कि मैं कॉमर्स में क्यों नहीं गई। जी, और ये कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मैं अपने आप को 100% नहीं दे पा रही हूँ। फिर मैंने जानकारी हासिल की, और उस साल, उसी वर्ष, मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स निकाला था जिसको कहते हैं बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो बाकी क्षेत्रों में जिसको बीबीए के नाम से जाना जाता है। जी तो मैंने जब उस कोर्स का सिलेबस वगैरह देखा, तो आई वाज श्योर कि मुझे यही कोर्स करना है, और बिल्कुल वो मेरे लाइकिंग का था, मैनेजमेंट कोर्स था। मैंने बहुत प्रयत्न किया सबको कन्विंस करने का, मैं ये कोर्स करूंगी। मेरे पर्सनल लोग तो मान गए, लेकिन जो उस कोर्स में एडमिशन लेने से पहले हमें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जी तो जब मैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, राइटर के लिए परमिशन लेने मुंबई यूनिवर्सिटी गई, जी तो उन अथॉरिटीज ने बहुत मतलब इसको मना किया कि आप क्योंकि दृष्टिबाधित हो, आज तक कभी किसी ने ये कोर्स नहीं किया, कोई भी ब्लाइंड स्टूडेंट ने ये कोर्स नहीं किया, आप इस कोर्स को कर ही नहीं पाओगे, तो आपको हम परमिट नहीं करेंगे। बहुत मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी उनको समझाने के लिए, और मैंने उनसे ये कहा एक चीज कि मुझे आपसे कोई कंसेशन नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी परमिशन दे दो कि मैं रूल्स के मुताबिक राइटर की सर्विसेज लेके ये एंट्रेंस एग्जाम दे दूं।
मुझे इतना चांस दे दो जी। तो वो दिया उन्होंने, वो दिया। मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर कर लिया बिना किसी कंसेशन के। सिर्फ मुझे राइटर और जो 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम प्रति घंटे मिलता है, उस समय 10 मिनट हुआ करते थे, बस उतना मुझे मिला। मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और मार्क्स ठीक ठाक थे कि एडमिशन मिल सके। तो कॉलेज में एडमिशन जब मैं लेने गई, मुलुंड जहाँ पे हम रहते हैं उसके घर के पास पे एक बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ एडमिशन लेने गई तो वहाँ की अथॉरिटीज ने भी यही कहा कि हम आपको इस कोर्स में एडमिट नहीं करा पाएंगे। फिर वही कहानी रिपीट हुई। उनके बहुत से डाउट्स थे मन में कि एक पूरी तरह से ब्लाइंड लड़की, जो मिली उसको अब हाँ में बदलवाते गए। जी। तो उनको बहुत सारे डाउट्स थे कि ये लड़की नहीं कर पाएगी ये कोर्स। अकाउंट्स है, इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, बहुत सारी चीजें। तो मैंने उनसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि देखिए ऐसा करते हैं, आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, लेट्स स्ट्राइक अ डील, एक डील करते हैं, पैसों की डील नहीं, एक डील ऐसी करते हैं कि आप मुझे एक सेमेस्टर, एक साल के लिए आप मुझे परख के देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं ये कोर्स कर पाऊंगी तो आप मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ ये कोर्स और आपको ये डर है कि आपके कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा कि मैं पास नहीं होंगी, तो आप मुझे लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, मैं अपने बीए में वापस एडमिशन ले लूंगी। उस शर्त पे ये कोर्स में मुझे एडमिशन मिली। और संदीप जी, जैसे विधि का विधान, जैसे किस्मत, मेरा जो पहला लेक्चर था, फर्स्ट सेशन ऑफ द कोर्स, इनॉग्रेशन के बाद, कोई गेस कर सकता है वो उस सब्जेक्ट का था जिस सब्जेक्ट के वजह से मैंने कॉमर्स नहीं ली थी, और वो था अकाउंट्स। तो सबसे पहला नर्वसनेस मुझे वहीं हो गया कि ये तो अकाउंट्स तो इसमें भी है, मैं कैसे करूं। लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे अंदर कोई और ही शक्ति आ गई हो और मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये यहाँ मुझे हार नहीं माननी, मुझे अपने लिए तो ये कोर्स करना है। लेकिन मुझे जो बाकी मेरे दृष्टिबाधित भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं जो आगे अपना करियर मैनेजमेंट में बनाना चाहते हैं, मुझे उनके लिए भी एक अवकाश, एक अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलना है। ठीक है, तो वो चीज को, वो प्रेरणा को अपने मन में रखते हुए मैंने पूरी तरह से उस लेक्चर में कंसंट्रेट करने की कोशिश की। और फिर जैसे भगवान आए मेरे पास, मेरी जो अकाउंट्स की टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि आपको ये दिक्कत है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको पर्सनली ये सब्जेक्ट सिखाऊंगी। आप क्लास में, जी, आप क्लास में तो सुन ही लो, पर मैं आपको पर्सनली समझाऊंगी। जी। और वो उन टीचर ने मेरे साथ इतनी मेहनत की, जो आप लोग जानते होंगे, बैलेंस शीट और जो इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं अकाउंट्स में, बहुत सारे फॉर्मेट्स जो होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं। तो मेरी वो टीचर जो थी, वो मुझे मेरे हाथ पर अपनी उंगली से वो फॉर्मेट्स को ड्रॉ करके बताती थी कि ये स्टेटमेंट इस तरह दिखती है, ताकि मैं उसको विजुअलाइज करके उसको समझ पाऊं। यहाँ तक उन्होंने मेहनत की और हमारी मिलीजुली मेहनत का परिणाम ये हुआ कि उस सब्जेक्ट में फाइनल एग्जाम में फर्स्ट ईयर में मैंने क्लास पूरे 120 बच्चों में टॉप किया था और मुझे 100 में से 92 मार्क्स मिले थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी तो जी बताएं मैम, बताएं। जी, तो ऐसे पूरा ये 3 साल का कोर्स था, निकल गया, बहुत अच्छे थे। हर दिन मैंने कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की और लास्ट में वो सब बहुत मेमोरेबल रहा आपके लिए, बहुत ज्यादा। और फाइनल ईयर में मैंने यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, पूरे फाइनल ईयर में मैंने टॉप किया वो कोर्स में। और मुझे थैंक यू, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बाद और बहुत सारे बच्चों ने ये वाले कोर्स में अपनी ग्रेजुएशन की, एमबीए भी किया। और मैंने भी इसके बाद जमनालाल बजाज, जो बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहां से मैंने एमबीए किया और फिर मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मुझे जॉब मिली। क्या बात है। फाइनली जो आपने सोचा था किसी कंपनी में बड़े ऑफिसर के पद पर जाने का, लेकिन आप बैंक में आ गए, तो किस पोस्ट से शुरुआत हुई मैम बैंक में?
जी, सो बैंक की जर्नी के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो कैंपस प्लेसमेंट से मेरी रिक्रूटमेंट हुई थी। मैं मैनेजर स्केल 2 जिसको हम कहते हैं, मैनेजर के पोस्ट पे मेरी नियुक्ति हुई थी उसमें बैंक तो में। उस समय कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा आपको? सो इंटरव्यू था इंटरव्यू था, संदीप हाँ जी, हाँ उस समय जी। इंटरव्यू था। पहले वो ओके। बायोडेटा को शॉर्टलिस्ट किए और कंपनीज जो आती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो कैंपस जी जी इंटरव्यू जो बिल्कुल होता है उसके थ्रू। ओके बिल्कुल वो था। ओके। कैंपस इंटरव्यू में अच्छा, अब ये भी एक बात है मैं लोगों से शेयर करना चाहूंगी जी कि इंटरव्यू के दौरान जी मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया। तो लास्ट में जब पैनल पूछता है कि क्या आपको कोई प्रश्न है, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के एक प्रश्न पूछा जी। कि मैं जानती हूँ आप सरकारी बैंक हैं, यू नो इट्स अ पब्लिक सेक्टर बैंक, यस और यस आपको जी सरकार की तरफ से ये कंपलसरी होता है कि आप लोगों को विकलांग लोगों को रिजर्वेशन के तहत, कोटा के तहत जी नौकरी देनी पड़ती है। जी तो बोलते हैं हाँ ये जरूर है। तो मैंने कहा तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये सवाल पूछती हूँ, आपने मुझे इंटरव्यू में बताया कि आप मुझे सिलेक्ट करना चाहेंगे, आप मुझे क्या इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपके ये बैंक के रिजर्वेशन कोटा को आपको फुल करना है और गवर्नमेंट को एक यू नो एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, या फिर वाकई में मेरी विकलांगता को ना कंसिडर करते हुए आपको मेरी कैपेबिलिटीज इस काबिल लगी कि मैं आपके बैंक में जॉब कर सकती हूँ। तो वो पैनल ने मुझे कहा कि बेटा क्यों पूछ रहे हो आप ये क्वेश्चन। आपने तो मैंने कहा उनको देखिए 50-50 ऑप्शन भी नहीं दिया। नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि बहुत ही विनम्रता से मैं अपना विचार ये रखना चाहूंगी सर कि यदि आप मुझे ये कोटा फिल करने के लिए, और क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, आप मुझे जॉब दे रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगी, आप ये जॉब किसी और को दे दीजिए और मैं अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लूंगी। लेकिन अगर आप मुझे ये जॉब इसलिए दे रहे हैं कि मैं इसके योग्य हूँ, इसके काबिल हूँ, तो मैं बहुत ही खुशी से आपकी ये जॉब को स्वीकार करना चाहूंगी। तो क्या उसका बात है मैम, तो कॉन्फिडेंस उसका लेवल अगर हो तो ऐसा हो, होता हूँ। धन्यवाद। किसी तो का उस भी अगर आत्मविश्वास उसके साथ नहीं है तो फिर मन की आंखें हों, चाहे तन की आंखें हों, चाहे कुछ और हमारे लिए अब फायदे की बात हो, वो नहीं पॉसिबल हो सकती है। लेकिन देखिए आप, निकिता जी भूल गई कि वो वीआई हैं या नहीं हैं, क्या हैं, क्या स्ट्रगल रहा उनका। लेकिन इतने बड़े पद पर, इतनी बड़ी बैंक में जब इंटरव्यू हो रहा है, वहां भी उनको इस बात का एहसास पूरी तरह से रहा कि अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करना है। जी, तो थैंक यू। निकिता जी तो उन्होंने मुझे ये जी कहा, जी मैं ये बात को पूरा कर लूं, तो जी उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, बिल्कुल आपको हम आपकी काबिलियत पर ही चुन रहे हैं, आपका चुनाव कर रहे हैं, वाह और हम ग्रेट। आपसे ये वादा करते हैं कि हमारे पूरे आपके करियर में कहीं पर भी ये चीज आपकी विकलांगता कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं ली जाएगी। और वही हुआ, उन्होंने अपनी प्रॉमिस रखी। मैं बैंक में जब ज्वाइन हुई स्केल 2 मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मुझे बहुत चैलेंजिंग अलग अलग असाइनमेंट्स मिलती गई। मैंने जी 3 साल निकिता जी, बाद ये सब तो हम आगे बात करेंगे। ये किस सन की जी बात है, बस पहले एक बार ये बता दीजिए। हाँ, तो ये 2009 की बात है। 2009 की बात है, जी क्या बात है। तो जी श्रोताओं, आपने सुना आज निकिता जी को। और निकिता जी, आज तो हमारा शो का समय यहीं समाप्त हो रहा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंगली आपने पूरी अपनी लाइफ जर्नी, अपने अचीवमेंट्स और फाइनली जो बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ उसके बारे में बताया। लेकिन हाँ दोस्तों, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगले शनिवार को ये बातचीत फिर जारी रहेगी निकिता जी के ही साथ, और उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बैंक में आने के बाद उन्हें क्या कोई चैलेंजेस वाकई में फेस करने पड़े, या जो उनको बैंक ऑफिशियल्स ने कहा था सब कुछ उन्हें वैसा ही मिला। इसके अलावा और भी हम उनसे पूछेंगे कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो औरों को और अपने आप को वो कितना अलग अलग महसूस करते थे, पाते थे। इसके अलावा अपनी वीआई जो उनकी फ्रेंड्स हैं या उनकी जो जूनियर्स हैं, उनके लिए वो जीवन में और क्या करना चाहते हैं, समाज को लेकर के वो क्या सोचती हैं, फैमिली को लेकर के क्या कंसर्न्स हैं उनके, ये सब लेकिन अगले शनिवार। तो
रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और एंड्रॉयड ऐप आप प्ले स्टोर से ले लीजिए। इस प्रोग्राम पर और हर एक प्रोग्राम पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए आप डायल कीजिए 9414151415 या फिर आप मेल कर सकते हैं info@radiomudhuban.in पर।